अच्छा, जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं अब, तो समाज में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? आज तक आपके जीवन में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिस पर आपको खुद को गर्व महसूस हुआ हो? कुछ एग्जांपल बता सकते हो आप, जो बच्चों को फूड प्रोवाइड कराते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में आने में, जिसमें फोर्टिफाइड फूड के कोई एग्जांपल? राजस्थान में और इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की रेट क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू मैम। आपने इसमें अपने उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं लिखा, जी मैम। तो बता दीजिए आपकी उपलब्धियां। उपलब्धि मैम एज सच तो कोई उपलब्धि मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ कि अभी वर्तमान में। मतलब आज तक आपके जीवन में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिस पर आपको खुद को गर्व महसूस हुआ हो? जी मैम, एक उपलब्धि मैं जो देखता हूँ, मैं जो प्रीवियस 2021 की वैकेंसी के माध्यम से मैं प्रथम प्रयास में ही सीडीपीओ के रूप में कार्यरत हूँ। तो अभी नौकरी में भी कोई उपलब्धि नहीं है पिछले 1 साल से? जी मैम, उपलब्धि तो ऐसा जो मैं काम करने को मिलता है उसको हम पूरी निष्ठा से और पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मतलब आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आईएमआर में सुधार हुआ हो, एमएमआर में सुधार हुआ हो? जी मैम। क्या होता है ये? मैम, आईएमआर होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और एमएमआर होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो आपके कितनी है, जिस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग है वहाँ? मैम, ब्लॉक में तो एमएमआर उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि स्पेशली हम जो सीडीपीओ का कार्य है वो बच्चों और उससे रिलेटेड है। तो आंगनबाड़ी में तो गर्भवती महिलाओं में भी तो आती हैं। जी मैम। उनका भी तो वो लिखना पड़ता है। जी मैम, गर्भवती और जो लैक्टेटिंग गर्भवती और जो दात्री महिलाएं होती हैं उनके लिए पोषाहार डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अलावा जो उनके टीकाकरण वगैरह होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पे होते हैं, लेकिन मेडिकल विभाग के कोऑर्डिनेशन से जो आशा एएनएम होती है वो वहीं पे आके करती हैं, वो ही उनका रिकॉर्ड रखती है मैम। ओके, आप बिल्कुल कुछ नहीं देखते? जी मैम। उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं देखते? एक स्वस्थ माता होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा। जी मैम। जी मैम। तो चलिए, आप नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है राजस्थान की? मैम, राजस्थान में अराउंड 30 के आसपास। 30 है? जी मैम। इसको कम करने के लिए और क्या उपाय किए जाने चाहिए? मैम, सबसे पहला प्रमुख प्रयास तो जो सरकार के स्तर पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। दूसरा, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन्हें पोषाहार डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे उनमें न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन रहे। तीसरा, एनीमिया की समस्या नहीं हो, जिससे उसके लिए उन्हें प्रॉपर हर मंथ वाइज जो टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं, जिससे उनके स्वस्थ प्रसव हो। और उसके अलावा गर्भवती महिलाओं में जो टीकाकरण है वो टाइमली किया जाता है, तो जिससे जो उनकी जो प्रसव की स्मूथ प्रसव में कोई समस्या नहीं हो। ये एक नंदघर परियोजना है, वो क्या है? जी मैम, नंदघर मैडम एक वेदांता जो भारत की एक कंपनी है, उनके द्वारा सीएसआर फंड के रूप में एक्टिविटी के रूप में नंदघर परियोजना को चलाया गया है सरकार के कोऑर्डिनेशन से। नंदघर में वेदांता समूह द्वारा लगभग 29,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को डेवलप किया जा रहा है, और इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर चित्रकारी, उनके लिए बेसिक आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे कुर्सी, टेबल और ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाती है। इन्फेंट और चाइल्ड में क्या डिफरेंस है? मैम, इन्फेंट जो कि 1 साल से कम एज के हैं उनको इन्फेंट माना जाता है, उसके अलावा 5 साल तक के बच्चे उनको चाइल्ड कहते हैं। और न्यूबॉर्न, नवजात? न्यूबॉर्न मैम जो 6 मंथ्स और उससे कम आयु के उनको न्यूबॉर्न कहा जाता है। उनको न्यूबॉर्न कहा जी मैम। जाता है। आपके अपने जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे आईएमआर कितना है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैम, सॉरी मैम, मुझे अभी पता नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। जी सर। लेखकों के नाम बताइए कुछ। मैम, नारीवादी लेखक हैं, एक तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को नारीवाद की जनक माना जाता है। अच्छा। उसके अलावा सिमोन दी वीवो जो कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के इससे पहले हैरियट टेलर नहीं हुई थी क्या? हैरियट टेलर, सॉरी सर, आपको जानकारी नहीं है? जी सर, चलिए, आप तो कुछ प्रसिद्ध महिला अधिकारों की जो रक्षक हैं उनके नाम। जी सर।
फेमिनिज्म की जो प्रसिद्ध महिला, एक तो मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट है, दूसरी सिमोन दी ब्यूबो उनका नाम है। बुवार है। जी सर। हाँ। और उसके अलावा सिंथिया एनलोई, एनजे टिकनर। क्या क्या विचारधारा है ये नारीवाद? सर नारीवाद का जो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट हुआ, इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज में उनकी जो पहचान के रूप में इनकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं अब, तो समाज में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? सर समाज में सबसे पहले तो सर महिलाएं अगर सशक्त हैं तो घर से ही बदलाव देखने को मिलते हैं। घर में उन्हें बराबरी का, समानता का दर्जा मिलता है, उन्हें वोटिंग राइट्स होते हैं, तो उन्हें पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आप मिलता है नहीं, अभी जो हो रहे हैं बदलाव उनके बारे में बताइए। अभी वर्तमान में सर? हाँ जी सर, वर्तमान में जैसे मैं ग्राम पंचायत स्तर पर जैसे मैं देखता हूँ तो बहुत सारी महिलाएं जो कि सरपंच के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और जो पहले से जो स्थापित जो पैट्रियार्कल सिस्टम था उसको चुनौती मिली है, और महिलाएं लगातार राजनीति के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। आप जब आरएस बन जाएंगे, प्रॉपर आरएस जब आप बन जाएंगे और एसडीएम के तौर पे काम करेंगे, जी सर, उस दौरान आप राजनीतिक दबावों का सामना कैसे करेंगे? जी सर। राजनीतिक दबाव मेनली, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, राजनीतिक दबाव हमें तभी महसूस होता है जब हम कोई भी काम हो, या तो उसमें डिले हो रहा हो, या कोई भी काम करने में हमारी कोई गलती अगर हो। अदरवाइज हम अगर कोई काम अपने पूरे तरीके से प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, कानून के दायरे में रहकर। ये तो आप बहुत आदर्श बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पर राजनीतिज्ञ अपने क्षेत्र के वोटर से, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जी सर, वाजिब गैर वाजिब कामों के लिए प्रशासकों पे दबाव बनाते हैं। जी सर। मैं उस संदर्भ में बात कर रहा सर सामान्य संदर्भ में अगर देखें तो अगर कोई राजनीतिक दबाव आता है, तो अगर उसमें कोई काम अगर लीगल है और जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि इसको हुआ जाना चाहिए सामान्य हित में, तो मैं उसको नियमों के आधार पर उसको कंप्लीट करूंगा। अगर ऐसा नहीं है, नियमों के आधार पर नहीं आ रहा, तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि सर इस हिसाब से ये हो नहीं पाएगा, और मेरी बात से वो सहमत होंगे और सर वो मान जाएंगे। सर वो मान जाएंगे। जी सर। ठीक है। राजस्थान में प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं? सर प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून एक तो सर आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकते हैं। एक सर जन सुनवाई का कानून है, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम गुरुवार, ब्लॉक स्तर पर द्वितीय गुरुवार और जिला स्तर पर महीने के तृतीय गुरुवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है। उसके अलावा सर कई सारे पोर्टल हैं, जैसे संपर्क पोर्टल है, उस पर भी 181 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका टाइमली डिस्पोजल होता है। आपने प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में सुना है? जी सर। क्या अभी कोई काम कर रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग? सर वर्तमान में तो मुझे अभी वर्तमान में किसी प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पहले 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बन चुके हैं सर। अच्छा, ऐसे कुछ आयोगों के नाम बताओ जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनते हैं और अपनी सिफारिशें देकर खत्म हो जाते हैं। सर एक तो सर ये प्रशासनिक सुधार आयोग को ही ले सकते हैं, इसमें ये प्रशासन में सुधार से संबंधित अपनी सिफारिशें करते हैं। और उसके अलावा सर जैसे एक फाइनेंस कमीशन है, वो अपनी सिफारिशें देते हैं 5 साल के लिए, उसके बाद भंग हो जाते हैं, फिर अगली बार दोबारा राष्ट्रपति जी के द्वारा गठन किया जाता है। उसके अलावा सर ये 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है सर। ये अभी अपने देश में महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है, जी सर, कौन है मिनिस्टर इनके? सर इनकी सर केंद्रीय मिनिस्टर श्रीमती अनुराधा ठाकुर जी हैं। अनुराधा ठाकुर जी है? नहीं सर, श्रीमती अनुराधा, उनको पीछे का नाम गलत हो गया शायद मेरे साथ। अच्छा, ये महिला आयोग जो होता है ये कैसी संस्था है? वैधानिक है, संवैधानिक है, या फिर एक सामान्य एग्जीक्यूटिव बॉडी है? सर महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है सर। कौन से एक्ट में बनाया गया है इसको? सर एक्ट के बारे में सर वर्तमान में जानकारी नहीं, मैं पढ़ूंगा सर इसके बारे में। अच्छा, राजस्थान की महिला आयोग के बारे में कुछ बताएं, कब स्थापित हुआ, इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं क्या? सर महिला आयोग सर मुझे स्थापना, जैसा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, लगभग 2009 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। मैं करेक्ट नहीं हूँ सर, इसके मुझे श्योर नहीं हूँ, अनुमान लगा। हाँ। और सर महिला आयोग का मुख्य कार्य जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनको देखना होता है, और महिलाओं, बच्चियों और कहीं पे भी जैसे किशोरी हैं, उनके अधिकारों से संबंधित और उनके खिलाफ कोई भी अपराध होते हैं तो उसमें वो संज्ञान लेकर कार्रवाई के लिए अग्रेसित करते हैं। ठीक है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो FAO के द्वारा जारी किया जाता है ठीक है जी ना? जी सर इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है जी सर क्योंकि कुछ पैरामीटर्स जो है अकॉर्डिंग टू FAO वो इंडिया में पूरे नहीं होते हैं, इस जी वजह सर। से रैंकिंग अच्छी नहीं है। जी सर तो ये हंगर इंडेक्स जो है इसमें कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं बच्चों से संबंधित खास करके? सर बच्चों से संबंधित 4 पैरामीटर हैं, जी सर बताएं सर। अभी जो वर्तमान में एक तो सर इसकी बच्चों में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और एक मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, 2 पैरामीटर्स इनको लिया जाता है सर। इससे क्या है बच्चों में कुपोषण की स्थिति उनके कुपोषण की स्थिति को देखा जा सकता है। हाँ, एक माल न्यूट्रिशन हो गया, अपन मान लेते हैं मोटा मोटी एक कैटेगरी तो ये है कि कुपोषित बच्चे कितने हैं, उस हिसाब से रैंकिंग खराब हो जाएगी। जी सर। और उसके अलावा सर स्टंटिंग है बच्चों में, वेस्टिंग है। स्टेंटिंग का क्या मतलब होता है? स्टंटिंग सर उनकी उम्र के हिसाब से उनकी अगर लंबाई कम होती है तो उसको स्टंटिंग कहा ठीक है। और वेस्टिंग में क्या होता है? सर वेस्टिंग में सर उम्र के हिसाब से अगर उसमें वजन कम होता है सर तो उसको हाइट टू वेट रेशियो अगर जी, ठीक दी है। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा सर चौथा पैरामीटर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी जी सर। मोर्टेलिटी Thank you. रेट है। इन चारों में अगर चीजें ठीक नहीं है तो आपकी रैंकिंग अच्छी है। जी सर। तो भारत में अभी जो है सबसे बड़ी समस्याओं में देखा जाए तो स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये 2 बड़ी समस्याएं, मोर्टेलिटी भी है ही स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो। कौन से और सुधार किए जाने चाहिए कि ताकि इन पैरामीटर को हम और अच्छा कर पाए? सर सबसे प्रमुख सुधार तो अभी वर्तमान में जो सरकार जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनकी अगर बेटर एनफोर्समेंट और बेटर सर्विस डिलीवरी और अच्छे तरीके से हो तो इससे बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल सकते हैं सर। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन होता है सर जो हमारा जो अनाज होता है उसको प्रोसेस करके उसमें विटामिन एनरिच्ड या कुछ ऐसे चीजों का मिक्सअप किया जाए, जैसे अनाज में चावल, अनाज और ऐसे और दाल, जिससे क्या उसमें सभी न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को पूर्ति करे सर। कुछ एग्जांपल बता सकते हो आप जो बच्चों को फूड प्रोवाइड कराते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, अन्य में, जिसमें फोर्टिफाइड फूड के कोई एग्जांपल? जी सर। फोर्टिफाइड फूड में सर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए एक तो एक दाल चावल खिचड़ी मिक्स पोषाहार आता है सर, उसके अलावा एक सादा दलिया और एक मीठा दलिया, इस प्रकार। ये तो ठीक है, मिक्सचर कर दिया। फोर्टिफिकेशन में और जैसे कि आयोडीन मिला दिया नमक के साथ में, जी सर, या फिर हाँ। दूध के साथ आयरन मिला दिया, जी सर। इस प्रकार के और एग्जांपल आप दे सकते हैं कुछ? माफी चाहूंगा सर, कोई अभी बात याद नहीं कर पा रहा हूँ। यूनिसेफ के बारे में बताएं थोड़ा सा, यूनिसेफ क्या है? जी सर। सर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये बच्चों के विकास और उसके लिए काम करने वाली संस्था है, और ये सरकारों के साथ में भी ये कोलैबोरेट करते हैं और बच्चों के विकास के लिए फंडिंग भी जारी करते हैं। और राजस्थान सरकार में भी यूनिसेफ के माध्यम से कोऑर्डिनेशन से बच्चों के विकास के लिए कार्य किया जाता है। सर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सर जो बच्चा, सबसे पहले तो सर गर्भवती जो महिलाएं होती हैं तब से उनको पोषाहार दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद जो बच्चे का जन्म होता है, 0 से बच्चे का जन्म होता है तो 6 मंथ से 3 ईयर की कैटेगरी में उस बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषाहार दिया जाता है। उसके बाद 3 साल से 6 साल की। क्या क्या काम करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, आप ये बता रहे हैं? जी सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जी सर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है सर कोई भी बच्चे के जन्म से लेकर उसके शुरुआती 6 साल तक उसको खान पान से लेकर और शिक्षा संबंधी जो प्रारंभिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन की गतिविधियां वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती हैं सर। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य सर संज्ञानात्मक विकास से है। जो शुरुआती एज में जो बच्चों को जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। ठीक है, निपुण स्कीम क्या है? निपुण स्कीम सर, निपुण स्कीम सर ये छोटे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनको शिक्षा से संबंधित है सर। अच्छा, इंद्रधनुष मिशन क्या है? इंद्रधनुष मिशन सर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनके टीकाकरण, इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, उससे संबंधित है। चलिए, राजस्थान में और इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की रेट क्या है? सॉरी सर, मैं इसमें अभी जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये 90% के आसपास है। क्या फैक्टर्स रहे? कुछ दशकों पहले तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 6 डेज में थी,
60 से 70 के बीच में रहती थी। जी सर। फिर हमने क्या ऐसे स्टेप्स लिए कि ये 90 से ऊपर पहुंच गई है? सर सबसे प्रमुख स्टेप तो जो मैं मानता हूँ, ग्रामीण स्तर तक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी पहुंच बढ़ी है। उसके अलावा अवेयरनेस भी बढ़ी है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से या स्थानीय स्तर पर जो मेडिकल सुविधाएं उनमें विस्तार हुआ है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो इससे डेफिनेटली आशा वर्कर्स का क्या रोल रहा है इसमें? जी सर, आशा वर्कर्स का प्रमुख रोल है उनको उनके घर घर डोर टू डोर जाके उनके टीकाकरण करना महिलाओं का, और उन्हें अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होने से होने वाली समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराना, जिससे लोग इसके लिए प्रेरित हुए। ठीक है। जो मिड डे मील स्कीम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। जी सर। क्या है उसका नया नाम? सॉरी सर, मैं अभी पोषण स्कीम। पोषण स्कीम। जी सर। आपके अकॉर्डिंग पोषण स्कीम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है? सर पोषण स्कीम्स में सर एज सच जैसा सर ने बताया कि इसमें हम फोर्टिफिकेशन युक्त जो पोषाहार है उसको बढ़ा सकते हैं, और वर्तमान में सर जो पोषण स्कीम चल रही है वो अपने फॉर्म में एकदम बेस्ट है सर। इसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट बेस्ट। जी सर, इसी को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। ब्रेकफास्ट मिलता है पोषण स्कीम में? जी सर। ब्रेकफास्ट का प्रोविजन है? क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में? सर इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट में ब्रेकफास्ट में बच्चों को मुरमुरे दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? टोटल फर्टिलिटी रेट से तात्पर्य है कि एक जो महिलाएं एवं पुरुष हैं उनके द्वारा औसत कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। क्या है भारत में अभी TFR? भारत में सर ये 2.1 से 2% के बीच में वेरी करता है वर्तमान में। अच्छा, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होती है? जी सर, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से तात्पर्य है सर कि वर्तमान जनसंख्या को बनाए रखने हेतु क्या कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। कितनी होती है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है जो 2.1 होनी चाहिए। 2 क्यों नहीं होनी चाहिए? सर 2 इसलिए सर एग्जैक्ट मुझे इसका कारण नहीं पता है सर। चलिए, आप चेस खेलते हैं। जी सर। चेस ओलंपियाड कभी भारत में हुआ है? जी सर। कब हुआ था? सर एक 44वां चेस ओलंपियाड है जो कि तमिलनाडु में हुआ था अभी 2022। ठीक है। इसमें जो ओपन सेक्शन था उसके लिए जो ट्रॉफी थी उसका क्या नाम था? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा सर। ठीक है मैम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है आपको? जी मैम। तो ऐसे कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि आपका डिपार्टमेंट जिन्हें अचीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? मैम सबसे महत्वपूर्ण तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है जो कि कुपोषण की समस्या को डील करता है। उनमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दात्रियों, किशोरियों के लिए पोषण उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा मैम शिक्षा से संबंधित है, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एजुकेशन है उसमें आंगनवाड़ियों का रोल है। बच्चों के लिए जो बुक्स डिजाइन की गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उमंग, तरंग, किलकारी उनके नाम है, तो उस एज ग्रुप में उनको शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जाती है। और एक सस्टेनेबल गोल मैं मानता हूँ मैडम जो महिला और पुरुष के बीच जो समानता स्थापित करता है महिलाओं को सशक्तिकरण में, उनको टीकाकरण की फैसिलिटी आंगनवाड़ी केंद्र पे मिलती है, उनको पोषण मिल रहा है, तो ये भी इसको महत्वपूर्ण मानता हूँ। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैम आज से 10 साल बाद अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो जैसे मैं अभी जो प्रयास कर रहा हूँ, अगर मेरा सर्विस चेंज हो जाती है तो मैं उस डिपार्टमेंट में अपने आप को एक बेहतर सिविल सर्वेंट के रूप में देखता हूँ। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। जी मैम, नमस्कार।